नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी लेखपाल और होमगार्ड जीएस प्रैक्टिस सेट 24 में। 24 नहीं 25 में जीएस प्रैक्टिस सेट 25 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 24 तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी दोस्तों पूरा का पूरा डिटेल वाइज और तो और दोस्तों ये सभी के सभी PYQ पर आधारित है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी और रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों यूपी के लेखपाल और होमगार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा चांस है पूछने के। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मतलब किस बंदरगाह का नाम, किस पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो राज्य की अगर बात करें तो यह राज्य में है, जो हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य में। गुजरात में स्थित है। और गुजरात में किस जगह पर्टिकुलर लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो यह कच्छ में। याद रखिएगा दोस्तों, यह कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ में स्थित है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह, इसको याद रखिएगा। गुजरात राज्य में स्थित है और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। आइए दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं एन्नौर बंदरगाह के बारे में, विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में और न्यू मंगलोर और कांडला बंदरगाह के बारे में पूरा डिटेल वाइज समझ लेते हैं। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कांडला बंदरगाह जिसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जिसका नाम अब है दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह। यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। यह एक ज्वारी मतलब टाइडल और प्राकृतिक पत्तन है। यह एक टाइडल मतलब ज्वारी बंदरगाह है। इसकी गहराई लगभग 12 मीटर है और यह भारत का एक प्रमुख आयातक बंदरगाह है। आयातक बंदरगाह, इसको याद रखिएगा। और ज्वारी बंदरगाह होने का अर्थ क्या है, यह जहाज़ों का आवागमन ज्वार भाटे के स्तर पर निर्भर करता है। अब मुंद्रा बंदरगाह की बात करें, यह गुजरात के राज्य में स्थित है। मुंद्रा बंदरगाह भी गुजरात के राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखेगा। यह भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड है, इसको याद रखेगा दोस्तों। मुंद्रा बंदरगाह के बारे में याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो मुंद्रा बंदरगाह में, इसको याद रखेगा। जहाज़ तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो मुंद्रा बंदरगाह में। एन्नौर बंदरगाह के बारे में याद रखेगा, जिसे अब कामराजार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कामराजार बंदरगाह, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम चेंज हो गया दोस्तों। एन्नौर बंदरगाह का नाम कामराजार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह चेन्नई के निकट स्थित है, यह चेन्नई में स्थित है। यह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह बना था और इसे याद रखें दोस्तों, इसे भारत का प्रथम निगमित कारपोरेटिव या कारपोरेटिव बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त भी है, इसको भी याद रखिएगा। पहला निगमित मतलब दोस्तों यह पहला सरकारी बंदरगाह होने का गौरव भी प्राप्त है, इसको याद रखें। एन्नौर बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा लैंड लॉक है, इसको याद रखेगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसको भी याद रखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में अगर अनुसूचियां की बात करें दोस्तों तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अच्छा, मूल संविधान की बात करें, अगर मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करें, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब दोस्तों 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को कब कब संविधान में जोड़ा गया, आइए उसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, भारत में इस समय प्रेजेंट में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों को कब कब संविधान में जोड़ा गया उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। देखिएगा, बोला गया मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ का प्रावधान किया गया था। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ का वर्णन हुआ है। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में ही दोस्तों है दल बदल विरोधी कानून। याद रखेगा, दल बदल विरोधी कानून किस में स्थित है, तो 10वीं अनुसूची में, इसको याद रखेगा। दल बदल विरोधी कानून किस में स्थित है,
तो 10वें अनुसूची में 11वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को। और 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में है दोस्तों नगर पंचायत से संबंधित है। नगर पंचायत याद रखेगा दोस्तों, नगर पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है 12वीं अनुसूची को। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में है दोस्तों नगर पालिका। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखेगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची संबंधित है नगर पंचायत से और 12वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों नगर पालिका से, जो कि दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। अब दोस्तों नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत का गठन होता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। यह दोस्तों एक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखिएगा। और डीपीएसपी संविधान में डीपीएसपी की कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर, याद रखेगा, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है डीपीएसपी के बारे में, इसको भी याद रखेगा। बाकी डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, तो डीपीएसपी लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से, याद रखेगा दोस्तों, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड देश से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया था। मतलब किस वर्ष में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। तो इब्राहिम लोधी को किस में हराया था दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। और पानीपत का दोस्तों टोटल कितना युद्ध हुआ था, तो टोटल 3 युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध कब होता है, प्रथम युद्ध होता है दोस्तों 1526 ईस्वी में। सेकंड युद्ध कब होता है, तो 1556 ईस्वी में। और तीसरा वाला युद्ध कब होता है, तो 1761 ईस्वी में। तीसरा वाला युद्ध कब होता है, 1761 ईस्वी में। प्रथम युद्ध किसके बीच होता है, तो प्रथम युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रथम युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है, तो ये हो जाएगा अकबर के सेनापति एक थे बैरम खान, याद रखें दोस्तों, बैरम खान और दोस्तों इनके साथ अपोजिट में कौन थे, तो हेमू, याद रखें दोस्तों, बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और तृतीय युद्ध किसके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठाओं के बीच, अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठाओं के बीच तृतीय युद्ध होता है, इसको भी याद रखेगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, तो ये हो जाएगा 1761 ईस्वी में। आइए दोस्तों जान लेते हैं इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में, उन सभी के बारे में डिटेल में। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना कम से कम इतना नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। ये किसके बीच होता है, तो बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच होता है, तो ये होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच होता है, इसको याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच, मराठाओं के बीच होता है, लेकिन सेनापति याद रखेगा सदाशिव राव भाऊ के बीच होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। बाकी दोस्तों खानवा का युद्ध याद रखिएगा, मार्च 1527 में होता है बाबर और चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच। मार्च 1527 में होता है खानवा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध। बाबर और दोस्तों राजपूत नरेश राणा सांगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध। बाकी चंदेरी का युद्ध याद रखेगा, बहुत बार पूछा जाता है, यह जनवरी 1528 ईस्वी में होता है। यह भी बाबर के साथ होता है और चंदेरी के शासक मोदनी राय के मध्य, बाबर और चंदेरी के शासक मोदनी के राय के मध्य होता है चंदेरी का युद्ध, इसको भी याद रखेगा। बाकी घाघरा का युद्ध याद रखेगा 1529 ईस्वी में होता है। यह भी बाबर और महमूद लोधी के नेतृत्व वाली बिहार और बंगाल के संयुक्त अफगान सेना के मध्य, मतलब अफगान सैन्य से बिहार और बंगाल के जो संयुक्त सेना थी अफगान की, उनके मध्य और बाबर के मध्य में होता है घाघरा का युद्ध। इसमें याद रखेगा दोस्तों पानीपत का तीनों युद्ध के बारे में, खानवा के युद्ध के बारे में और चंदेरी का युद्ध,
ये घाघरा का युद्ध अगर नहीं याद होता है तब कोई बात नहीं, लेकिन इतना दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बोला गया संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, स्टेशन मास्टर के लेवल का पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना, मतलब कानून का जब तक कोई अधिकार आदेश ना हो तब तक किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में याद रखिएगा, अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको कानून के से कोई आज्ञा या फिर ऑर्डर ना मिला हो। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51A में है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार याद रखिएगा, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 है दोस्तों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अगर देश की बात करें, यह प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में वर्णित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दोस्तों संविधान में संशोधन की बात करें दोस्तों, सबसे पहला प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में, 1951 में होता है प्रथम संविधान संशोधन, इसको भी याद रखिएगा। और इस संशोधन द्वारा, इस संशोधन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कराया गया 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसको भी याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जीएसटी से, जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से बहुत बार पूछता है। तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था जीएसटी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन होता है जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। जीएसटी कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A में यह प्रावधान है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये याद रखेगा अनुच्छेद 300A हो जाएगा। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, इसको याद रखिएगा। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो होता है, इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। इसको याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में, इसको हटा दिया गया, अनुच्छेद 300A में इसको कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा, पारित किया गया अलग डेट होगा, लेकिन दोस्तों इसको लागू, इसकी स्थापना अलग होता है और दोस्तों पारित किया गया यह अलग होता है। मतलब सन, अगर दोस्तों ईयर की बात करें, ईयर तो सेम हो जाएगा लेकिन डेट अलग हो जाएगा। तो कब पारित किया गया दोस्तों याद रखिएगा, 1993 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थापना और पारित ईयर दोस्तों सेम हो जाएगा, स्थापना और पारित का ईयर सेम हो जाएगा, लेकिन अगर डेट की बात करें दोस्तों, डेट दोस्तों दोनों का अलग हो जाएगा। जैसे इसकी स्थापना होता है दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को, इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को, लेकिन इसका पारित कब किया गया? तो हो जाएगा दोस्तों 24 सितंबर याद रखिएगा दोस्तों, 24 सितंबर 1993 ईस्वी को यह पारित होता है। 24 सितंबर 1993 ईस्वी को यह पारित होता है, लेकिन इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को।
इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 28 सितंबर, सॉरी हमने बोला था 24 सितंबर या 28 सितंबर 1993 को पारित किया गया। इसकी स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होता है 12 अक्टूबर 1993 की ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोग का प्राथमिक उद्देश्य है देश में मानवाधिकार के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु कार्य करना। इसका इतना बातें इसके बारे में याद रखेगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में इतनी बातें याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखें दोस्तों। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध कब होता है? तो ये हो जाएगा सन 1761 ईस्वी में। हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, 1761 ईस्वी में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। लेकिन मराठाओं की ओर से दोस्तों एक मुसलमान सेना नायक भी था, उसका नाम इसमें पूछा गया है, वो कौन था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, और मराठाओं के बीच होता है। मराठाओं में सेना नायक कौन था दोस्तों? तो सदाशिवराव भाऊ, याद रखें सदाशिवराव, ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है सदाशिवराव भाऊ। लेकिन ये पूछा गया दोस्तों जो मराठाओं की ओर से लड़ते हुए सेना नायक, मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखिएगा, इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, और तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा सदाशिवराव भाऊ और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई थी। इस युद्ध में अफगानों द्वारा मराठा तोप सेनापति, याद रखें दोस्तों, मराठा तोप सेनापति था इब्राहिम खान गारदी को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाकी पानीपत के तीन युद्ध के बारे में ऊपर भी डिस्कस कर दिया गया है, यहाँ पर भी दे दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में इनमें से क्या क्या शामिल है, इसके बारे में सिंपली पूछा गया है। तो भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद में दोस्तों 3 अंग शामिल हैं। भारतीय संसद के टोटल 3 अंग हैं। प्रथम अंग है दोस्तों लोकसभा, द्वितीय अंग है दोस्तों राज्यसभा, और तृतीय अंग कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति जी हैं, स्वयं राष्ट्रपति जी होते हैं, इसको याद रखिएगा, स्वयं राष्ट्रपति होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कुछ और याद रखिएगा, जैसे भारतीय संविधान में संसद के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो संसद के बारे में दोस्तों अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 79 हो जाएगा। और दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 80, अनुच्छेद 80 हो जाएगा। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हो जाएगा अनुच्छेद 81 हो जाएगा लोकसभा, अनुच्छेद 80 हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा, और संसद के बारे में बोला गया है अनुच्छेद 79। और राष्ट्रपति जी के बारे में क्या बोला गया है दोस्तों? अनुच्छेद किस में बोला गया है? अनुच्छेद 53 में। याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। बाकी राष्ट्रपति के निर्वाचन से राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की नियुक्तियां, राष्ट्रपति की उम्र सीमा, इन सभी के बारे में दोस्तों ऊपर को वीडियो में करा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे बोला गया है दोस्तों, बोला जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 62 याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति याद रखिएगा। महाभियोग 62
अध्यादेश 123 और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। बाकी इसके बारे में नीचे दिया भी गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है संविधान के भाग 5, याद रखें दोस्तों, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रतिक्रिया और विशेष अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद के बारे में, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब दोनों सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। मतलब संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी स्वयं होते हैं। इतनी बातें दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।